गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियों का पार्ट 2। हमने पहले पढ़ा था कि बदलू नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता था जो कि लाख की चूड़ियां बनाया करता था और लेखक उसके घर जाता था। वह उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था तो लेखक को उसके घर जाना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय का प्रचलन उस समय था और वस्तु विनिमय के द्वारा ही बदलू अपनी चूड़ियां सबको दिया करता था। लेकिन शादी विवाह के समय में वह बहुत जिद पकड़ लेता था और उस समय सब लोग उसकी जिद को मान भी लेते थे और उसे बहुत सारा सामान दिया करते थे। उसकी पत्नी के लिए कपड़े, उसको पगड़ी और अलग से पैसे और अनाज। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का भाग। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक उस समय की बात बता रहा है जब वह लेखक बदलू के घर जाता था तो बदलू उसकी बहुत खातिर करता था। उसके गाय रहती थी तो गाय के दूध की मलाई उतार कर वह रखता था। आम, उसे बहुत सारे आम खिलाता था। तो बदलू के घर जाना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था और वह हर साल 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक जरूर जाता था और जब वापस आता था। लेकिन लेखक बताता है कि वह केवल 2-3 बार ही गया होगा कि उसके पापा की जो ट्रांसफ़र है वो किसी दूसरे शहर में हो गया और फिर बहुत लंबे समय तक लेखक अपनी नानी के घर, अपने मामा के घर नहीं जा सका। और जब वह गया 8-10 वर्षों के बाद तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां अब उसके इंटरेस्ट नहीं रहा था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। अब जब 8-10 साल बाद वह मामा के गांव गया तो कई दिनों तक तो उसे याद नहीं आया। लेकिन अचानक एक घटना घटी कि उसके मामा की लड़की थी छोटी, जिसने की कांच की चूड़ियां पहन रखी थी और उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिर गई। जो उसने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी वो चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में लग गई और जब चूड़ी लग गई तो उसमें से बहुत ही खून बहने लगा। मामा जी उसके घर पर थे नहीं तो जब मरहम पट्टी करी तो उसे उसी समय उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी लेखक को। और तो उसे ध्यान आया कि बदलू भी एक था तो उससे मिलाऊं और शाम को वो घूमते घूमते उसके घर चला गया तो उसने देखा कि बदलू एक नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था।
नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक बता रहा है, लेखक का नाम था जनार्दन। तो लेखक बताता है कि मैं जनार्दन हूँ काका। तो जब उन्होंने बताया, बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। तो पहले उन्होंने सोचा कि आखिर कौन आया है ये, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया, अच्छा ये तो वो है जनार्दन। तो उन्होंने कहा, आओ लल्ला, जल्दी से बैठो, और बहुत दिनों के बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं, तो लेखक बताता है कि हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल यह सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब यहाँ पर जो बदलू है वह अपनी दुविधा बता रहा है, अपना दुख बता रहा है, और वो पूछ रहा है। पहले तो लेखक ने पूछा कि गाय भी नज़र नहीं आ रही और भट्टी भी नज़र नहीं आ रही, तो क्या काका आपने काम बंद कर दिया है? तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, अब तो कई साल हो गए मुझे काम बंद करे हुए, क्योंकि अब चूड़ियों का प्रचलन जो है वो कांच की चूड़ियों का प्रचलन है। अब तो मशीनी युग है, कांच की चूड़ियाँ बेटा मशीन से बनाई जाती हैं, और मशीन से जो काम होता है वो सुंदर होता है। बेटा अब तो खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, है ना। जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कैसे संभव हो सकती है, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ तो हाथ से बनाई जाती हैं, और हाथ से हम चाहे कितनी भी सुंदर चीज़ बना लें, वो मशीन का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब वह बता रहा था कि कांच की चूड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं, और ये बताते बताते उसे खांसी आने लगी, क्योंकि एक तो उसकी वृद्धावस्था थी, अवस्था मतलब आयु, यानी वृद्धावस्था थी, उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था, और उसके माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे आपने किसी बुज़ुर्ग को देखा होगा अवश्य कि वह थोड़ा बुढ़ापे में ढीला ढाला हो जाता है, उसका शरीर इतना ज़्यादा ढीला हो जाता है जो जवानी में होता है, वह उसका शरीर नहीं रहता, माथे पे नसें उभर जाती हैं। तो जब वह खांस रहा था तो उसे लगा कि शायद इसे दमा हो गया है। दमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि सांस नहीं जुड़ता, खांसी आती रहती है ना। तो उसने उसकी बात भांप ली और उसने कहा, मतलब बदलू ने उसे बताया कि बेटा नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे तो ऐसे ही फसली खांसी है। फसली खांसी जो यानी जो मौसम चेंज होने पर हो जाती है ना बेटा, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा और कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं।
कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ लेखक बता रहा है कि मतलब जब बदलू बता रहा था तो उसके अंदर एक दुख चल रहा था बेरोजगारी का, क्योंकि एक तो वह बूढ़ा हो चुका था, ऊपर से वह बेरोजगार भी हो गया था। जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया था और लाख की चूड़ियों का प्रचलन बंद हो गया था, तो यह व्यथा, क्योंकि जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तो वह बहुत ही दुखी होता है ना। तो वह सोचता रहा, लेकिन यह व्यथा लेखक से न छिपी रह सकी और उसने कहा कि वास्तव में ये जो मशीनी युग आया है इसने तो बेरोजगारी कितनी बढ़ा दी है, यानी हाथ काट दिए, यानी बेरोजगारी बढ़ा दी है। क्योंकि मशीनी युग आने से व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। जो काम 10 व्यक्ति करते थे वो मशीन एक ही मशीन कर देती है। तो यानी अगर एक मशीन करेगी तो उसके लिए एक ही व्यक्ति चाहिए, तो 9 व्यक्ति बेरोजगार हो गए, है ना। तो इस तरह से मशीनी युग के आने से लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर हाथ काट दिए एक मुहावरा प्रयोग किया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब उन्होंने ये तो पहचान ही लिया था लेखक ने कि काका दुखी हैं, तो बात को बदलते हुए उन्होंने पूछा कि आम की फसल कैसी चल रही है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब मेरी तरफ फेस करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। यानी जब उसने बात का विषय बदला तो उन्होंने पूछा, खेत के उसके आम का बगीचा था, आम के बारे में पूछा कि आम की फसल कैसी हो रही है। फिर उसने गाय के बारे में पूछा। लेखक ने जब ये बात पूछी तो बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई और उसको कहा कि बेटा आम लाकर खिलाओ। और फिर उसके बाद लेखक को याद आया कि गाय थी तो मलाई भी बचा कर रखते थे, है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हो गए। अब गाय के बारे में उन्होंने बताया बदलू ने कि गाय तो बेच दी। इतने में ही रज्जो अंदर से आती है और डलिया में बहुत सारे आम लेकर आती है। तो लेखक कहता है, काका इतने कहाँ खा पाऊँगा मैं तो नहीं खा पाऊँगा इतने। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। यानी जब बदलू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं तो इतने सारे आम खा जाता था, इसके चौगने आम एक साथ खा जाता था, वक़्त में एक समय में खा जाता था। और एक तुम हो कि इतने से आम को कह रहे हो कि मतलब मैं नहीं खा पाऊँगा। तो लेखक कहता है कि आपकी बात अलग है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। यानी जो लाख की चूड़ियाँ उसने पहनी हुई थी, हाथ में पहनी हुई थी, उस पर उसकी निगाह ठहर गई। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से
टूट जाए। अब यहाँ पर लेखक बता रहा है कि ये जो चूड़ियाँ पहनी हैं, ये लाख की चूड़ियाँ उसकी बेटी ने, बदलू की बेटी ने पहनी थी। तो वह बदलू बताता है, बदलू समझ जाता है कि यह इन चूड़ियों को देख रहा है लेखक। तो वह बताता है, बेटा ये आखिरी जोड़ा था जो कि मैंने जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया था, लेकिन वो हम मुझे 10 आने दे रहे थे, मैंने उन्हें ये जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि तुम शहर से ले आओ। अब थोड़ी देर बाद लेखक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह सोचता है कि बदलू ने हार नहीं मानी है। यानी उसका व्यक्तित्व कैसा है, जैसे चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ आसानी से टूट जाती हैं, उसका व्यक्तित्व आसानी से टूटने वाला नहीं था, उसने हार नहीं मानी है। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।